नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आर.के. कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 से पहले जितने भी एग्जाम्पल शेष रह गए थे उनके बारे में बात करने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार समीकरणों को हल किया जाता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया मेथड द्विघात समीकरण को हल करने का, द्विघाती सूत्र या दराचारी सूत्र। तो आज हम बात करेंगे कि द्विघाती सूत्र या दराचारी सूत्र होता क्या है, किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, और साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि द्विघाती सूत्र बना कैसे, किस प्रकार से, कहाँ से क्या ये सूत्र आया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विघाती सूत्र कौन सा है। तो द्विघाती सूत्र, इसका एक नाम और भी है श्रीधराचार्य सूत्र। तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। यदि आप चाहते हैं कि द्विघाती सूत्र आपको अच्छे से समझ में आए और 4 की प्रश्नावली है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हो सकता है कि बीच में यदि आपने स्किप कर दिया तो कोई काम की बात है वो उससे आप वंचित रह सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र या धराचार्य जो सूत्र है वो क्या है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए कि आपका द्विघाती समीकरण जो है या द्विघात समीकरण जो है उसमें चर अक्ष है, तो हम अक्ष का ही मान निकालेंगे। तो अक्ष का मान निकालने के लिए एक सूत्र है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। ये आपका एक द्विघाती सूत्र है जिसको दराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये ABC क्या है इसकी बात भी हम करेंगे, सब बातें करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि द्विघाती सूत्र बना कैसे है। तो चलिए, आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, मानक रूप होता है। अब आप यहाँ देखने से पता चल जाएगा कि ABC कौन है कि अक्ष स्क्वायर, यहाँ पर अक्ष को चर माना गया है, तो अक्ष स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a होगा, अक्ष के गुणांक को b बोलेंगे, बाकी अचर पद होगा वो c होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 2 घात वाला जो पद है उसमें जो अचर संख्या आएगी, या अपन ये कहें कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक जो आएगा वो a होगा, यहाँ बीच वाले पद में अक्ष का जो गुणांक होगा वो b होगा, बाकी c होगा। तो ABC तो यहाँ से हम समझ ही गए। अब देखिए बात ये करते हैं कि हम ये बना कैसे, और आपको बता दूं कि जो अपन पूर्ण वर्ग विधि हमने यूज ली थी उसी पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करते हुए हम ये भी सीखेंगे कि द्विघाती सूत्र कैसे बन रहा है। चलिए देखिए, इसी समीकरण को हम काम में लेंगे मानक रूप को, लेकिन यहाँ पर जो अक्ष स्क्वायर का गुणांक है वो 1 होना जरूरी है। यदि आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना चाहते हैं तो इसका गुणांक 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को हटाएंगे और जिसको हटाना चाहते हैं उसी का ही क्या लगा देंगे, भाग। ठीक है ना, तो ये हमने भाग लगा दिया, सब के बटे में a लिख दिया। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो a है वो इस a से कट गया, अक्ष स्क्वायर प्लस b बटे a अक्ष प्लस c बटे a, ये भी सरल नहीं हो रहा है। 0 बटे a को तो हम 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अक्ष स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 बन चुका है। हम यहाँ क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। तो देखिए, पूर्ण वर्ग विधि के लिए सबसे पहले अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 होना जरूरी था, जो हमने बना लिया। और उसके बाद अक्ष वाले जो पद हैं उनको तो बाएं पक्ष में लिख लो, और जो अचर पद है या यूं कहें कि जिसमें अक्ष नहीं है उसको आप बराबर में पक्षांतरण कर दो। और ये आपकी 2 स्टेप हो गई। अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना, नंबर 2 अक्ष वाले पदों को एक तरफ करना, अचर पद को दूसरी तरफ। ऐसा ही कर रहे थे हम पूर्ण वर्ग विधि में। अब अक्ष का जो गुणांक है, अक्ष के गुणांक, तो अक्ष के गुणा में ये आ रहा है b बटे a, तो ये इसका गुणांक हो गया b बटे a के आधे। आधे का मतलब ये, जैसे b बटे a तो है ही,
और इसका आधा करना चाहते हैं तो 2 का भाग और लगा दो, इसमें बटे में 2 लिख दो, आधा हो गया ये। अब सरल हो नहीं रहा है तो यही आधा है इसका। का वर्ग, वर्ग थोड़ा आराम से करेंगे, b का वर्ग ऐसे लिखा जाएगा b स्क्वायर, 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, और a का वर्ग कैसे लिखेंगे a स्क्वायर, b का b स्क्वायर हो गया, 2 का 4 हो गया, a का a स्क्वायर हो गया वर्ग करने के बाद। और ये जो संख्या आ रही है वो दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि अक्ष स्क्वायर प्लस b बटे a, अक्ष यहाँ तक तो था ही, इसमें अपने को जोड़ना क्या है, b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, और इधर जो माइनस c बटे a है इसमें भी हम b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर को जोड़ेंगे। जैसे ही हम दोनों पक्षों में यहाँ जो राशि है उसको जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण वर्ग बन जाता है, और आपका जो बाएं पक्ष है वो या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ क्या बनने वाला है वो अपन अभी चेक करते हैं। देखिए कि यहाँ अक्ष स्क्वायर है लेकिन अपने को अक्ष ही लिखना था, मैंने बताया था आपको कि अक्ष ही लिखना है, और यहाँ पर चिन्ह कैसा आ रहा है प्लस, तो प्लस लिख दो। यदि यहाँ चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखें, यहाँ चिन्ह देखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो पहले से ही प्लस ही आएगा हमेशा, ये तो बदलेगा नहीं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो प्लस ही आना, ये तो फिक्स हो गया ना। चिन्ह यहाँ देखना है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, तो चलो प्लस लिखते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो पद आता है उसका वर्गमूल करते हैं, तो b स्क्वायर का वर्गमूल b आएगा, और ऐसा ना पता चले कि क्या आएगा, तो आपने किसका वर्ग किया था तभी आया था b का, इसका मतलब इसका वर्गमूल b है। और आपने किसका वर्ग किया था तभी आया, 2 का वर्ग करने पर 4 आ रहा था, और a का वर्ग किया तब a स्क्वायर आया, तो ये आ गया 2a। दोबारा सुन लो, इसका वर्गमूल करेंगे तो b आएगा क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो a का स्क्वायर हट जाएगा, और 4 का वर्गमूल आप जानते ही हो 2 होता है, तो ये b बटे 2a हो गया। इसके बाद ये लो होल स्क्वायर लगाना है, इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, a और 4a स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से a स्क्वायर का जैसे अपने भाग लगाते हैं तो a स्क्वायर का भाग उसमें लगाएंगे तो केवल बचेगा 4a। लाइट की फिर प्रॉब्लम आ गई, बार बार लाइट जा रही आ रही है। चलिए वीडियो में शायद आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो a का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 4a बचेगा, और 4a को जब इस c से गुणा करेंगे ना, देखो a का इसमें भाग लगाने पर कैसे है, ये 4a स्क्वायर तो है ही, अब a का भाग लेंगे तो यहाँ a की 2 पावर है तो 1 पावर बच जाएगी, 4a बचेगा। और 4a को जब इस c से गुणा करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, माइनस तो लिखना है ही, 4a लिख दो और साथ साथ में c लगा दो, ये गुणा हो गया, ये लो माइनस का 4ac। इसके बाद प्लस 4a स्क्वायर का जब 4a स्क्वायर में भाग लगेगा एलसीएम में 1 आएगा, 1 को इस b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर आ गया। इसके बाद देखिए अक्ष प्लस b बटे 2a, इसका वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल भी करेंगे अपन, लेकिन वर्गमूल करने से पहले एक बात समझ लो, ये जो प्लस की संख्या इसको पहले लिख दो और ये माइनस वाली संख्या इसको बाद में लिख दो, ठीक है। और ये 4a स्क्वायर है ही, इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल, लेकिन वर्गमूल से पहले चिन्ह कैसा लगाएंगे, प्लस माइनस। चलिए अक्ष प्लस b बटे 2a बराबर प्लस माइनस, अब वर्गमूल कैसे करना, देखो ये सब की सब अज्ञात राशियाँ आ रही हैं और 2 पद आपस में घट रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा और इसके ऊपर रूट का चिन्ह आएगा ऐसा कैसा, इसका वर्गमूल केवल ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसका वर्गमूल जरूर होगा, 4 का 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद में देखिए हम तो अक्ष का मान निकालना चाहते हैं, तो यहाँ जो संख्या आ रही है उसको मैं वहाँ भेज देता हूँ, ठीक है ना। तो चलो पहले इसको लिख दूँ मैं पक्षांतरण करके, तो जब वो उधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस का b बटा 2a। अब कई सोच रहे हैं कि सर आपने पहले इसको क्यों नहीं लिखा, इसको क्यों नहीं लिख दिया है, तो वो मैंने इसलिए लिख दिया, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रूट वाला पद है अपने द्विघाती सूत्र में बाद में आ रहा है, तो हम इसको बाद में लिख देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। चलिए आगे देखो, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों का
दोनों में हर एक जैसा है तो इसका एलसीएम 2a ही आएगा। और याद रखना यहाँ पर और यहाँ पर हर तो एक समान है ही, तो एलसीएम उतना ही आ गया। जब यहाँ तीनों जगह सेम हो जाए तो ऊपर जो आ रहा है उसको ऐसा कैसा नोट कर दो, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका द्विराचार्य सूत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस प्रकार से द्विराचार्य सूत्र बनाए गए हैं। इस प्रकार से द्विराचार्य सूत्र बनता है। और द्विराचार्य सूत्र बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है आपको। एक तो मानक रूप क्या है और दूसरा पूर्ण वर्ग विधि से उसको आपको हल करना है, तो ये चीज़ बन जाती है। तो आपने देखा पूर्ण वर्ग विधि बहुत ही कामयाबी विधि है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण वर्ग विधि से केवल द्विघात समीकरण वही हल होता है, द्विघाती सूत्र बनाने का काम भी पूर्ण वर्ग विधि ही करती है, ठीक है ना। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से द्विघाती सूत्र है वो बनाया जाता है। और अब इसके बाद में जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे उनको जब हम हल करेंगे तो उसको आप द्विघाती सूत्र से ही हल करेंगे, ताकि आप सब लोग हैं वो द्विघाती सूत्र अच्छे से सीख जाएं। अभी तक जो भी हम हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो समय पे मिल जाए। चलिए अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में कि अगला एग्जाम्पल्स अपना कौन सा है। एग्जाम्पल नंबर जो 10 है उसमें पिछले क्वेश्चन 4.2 के क्वेश्चन या 4.1 का क्वेश्चन ही काम में लिया गया है, वो तो हम हल कर चुके हैं, इसलिए उसमें समय नहीं गंवाएंगे और डायरेक्ट हम एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो है क्या, उसको आप एक बार समझ लें। एग्जाम्पल नंबर 11 प्रश्न ये है कि दो ऐसे क्रमागत धनात्मक धनात्मक क्रमागत विषम धनात्मक, इसमें विषम बोला गया है, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब हम इसको हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो भाषा के रूप में प्रश्न दिया गया अपने को, तो पहले तो समीकरण बनाना है, हल तो करना है ही। तो समीकरण किस प्रकार से बनेंगे वो समझना है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो वो अपने को मानना पड़ेगा। अपन मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत का मतलब कंटिन्यू लगातार आने वाले, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होंगे। देखो एक को हमने अक्ष मान लिया, जैसे मान लीजिए एक संख्या को हमने मान लिया अक्ष, तो दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा। हम जानते हैं कि लगातार जो दो विषम संख्याएं होती हैं, कोई भी दो लगातार विषम संख्या जैसे 1 3 बोल दें या 3 और 5 बोल दें, 5 7 बोल दें, तो कोई भी दो लगातार विषम पूर्णांक है तो उनके बीच का अंतर कितना है 2 का। जैसे मैं फिर बताऊँ आपको 1 3, तो 1 के बाद में 3 आ रहा है, लेकिन 1 के बाद में 3 आने के लिए उसमें अंतर कितने का आ रहा है 2 का। अब 3 के बाद में 5 आता है, विषम संख्या में 7 आता है, तो आप देख रहे हैं लगातार 2 का अंतर बढ़ता जा रहा है। यदि पहले पूर्णांक को आपने x मान लिया तो उससे बाद वाला जो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा वो कौन होगा, x प्लस 2 का अंतर है। बस ये इसमें काम की बात थी, अब ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। प्रश्न में जैसा कहा जाएगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि जो भी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करने हैं उनके वर्गों का योग है वो 290 है। तो
पहला पूर्णांक तो ये अक्स है, कह रहा है इनका भी वर्ग करो। दूसरा पूर्णांक कौन है, अक्स प्लस 2, इसका भी वर्ग करो। जिनके वर्गों का, तो वर्ग तो हमने इन दोनों का कर दिया, लेकिन आगे बोल रहे हैं उनका वर्गों का योग बता रहा है, इसलिए पहले वाले पूर्णांक इस पूर्णांक का वर्ग कर दिया, दूसरे वाले पूर्णांक का वर्ग कर दिया, फिर उनका योग कर दिया। योग बता रखा अपने को 290। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। अक्स स्क्वायर तो पहले ही सरल है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, हम कई सालों से इस फॉर्मूले को देख रहे हैं, अच्छे से इसको हम लोगों ने याद कर लिया है, शायद ऐसा मैं समझ रहा हूँ। और जिन्हें याद नहीं किया है वो याद ज़रूर करें भाई, क्योंकि बिना हथियारों की लड़ाई कभी नहीं होगी। सूत्र फॉर्मूले जो है वो आपको याद करने ही होंगे। तो देखिए इसके अनुसार यदि हम सरल करेंगे तो ये आपका सूत्र बना, ये आपका उत्तर है। इसको हम a और b बोल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हल करो। a स्क्वायर का मतलब अक्स स्क्वायर का अक्स स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे 2ab। 2ab को ऐसे समझा करो कि पहले तो इनको गुणा कर दो तो वो तो ab हो जाएगा, तो 2 को अक्स से करेंगे तो 2 अक्स, ये हो गया ab। हमें लिखना है 2ab, तो 2 अक्स को 2 से और गुणा कर दो ना, तो ये हो गया 2ab का मतलब 4 अक्स। 4 अक्स कैसे आया, 2 गुणा a का मतलब अक्स है, गुणा b का मतलब 2, इनको सरल कर दिया तो ये आ गया 4 अक्स, प्लस b स्क्वायर का मतलब 4। इधर ये जो 290 है इसका इधर पक्षांतरण कर दो और बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो 0। अक्स स्क्वायर के 2 पद आ रहे हैं और इनको जब अपन सरल करेंगे तो दोनों जुड़ेंगे, तो ये हो गया 2 अक्स स्क्वायर। अक्स का केवल एक ही पद है तो ये 4 अक्स, ये दोनों अचर पद हैं, तो 4 में से 290 घटाएंगे तो माइनस का 286 बचेगा, ठीक है ना। अब प्रत्येक पद में ऐसी कोई ना कोई संख्या जरूर है जिसका भाग जाता है, तो वो संख्या कौन सी है, 2 का भाग प्रत्येक पद में जा रहा है, तो 2 का भाग लगा दीजिए। 2 का भाग जब यहाँ लगाएंगे तो ये होगा, ठीक है ना। 2 का भाग लगाने के बाद वो संख्या आधी हो जाती है, प्रत्येक पद में हमने 2 का भाग लगा दिया। अब हम बात ये कर रहे थे कि इसको गुणनखंड विधि तो हम पहले सीख चुके हैं, उससे यदि इसको हल करना चाहें तो कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग से भी कर सकते हैं, लेकिन वो विधि हम सीख चुके हैं। तो नई विधि के बारे में बात करते हैं, द्विघाती सूत्र या धराचार्य सूत्र के बारे में। लेकिन द्विघाती या धराचार्य सूत्र से जैसे ही आप हल करोगे उससे पहले आपको a, b और c का मान है वो पता करना पड़ेगा। यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आपको प्राप्त करनी होगी। तो देखिए a मैंने बताया था कि अक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, अक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या आती है वो a होता है। तो अक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है तो ये a हो गया, और अक्स का गुणांक 2 है तो ये b हो गया, और बाकी जो बच गया वो हो गया आपका c। ये ज़रूर ध्यान रखें यदि किसी संख्या के पहले माइनस का चिन्ह आ रहा है उसको लिखना या बोलना जरूरी है। लिखना भी ज़रूरी है, बोलना भी ज़रूरी है। यदि आप कहीं पे माइनस आ रहा है, आपने लिखना भूल गए आप या उसको बोलना भूल गए, तो ऐसी स्थिति में वो रिजल्ट है वो आपका गलत हो जाएगा। हम किस विधि से हल करना चाहते हैं, द्विघाती सूत्र से, धराचार्य सूत्र से। तो पहले ABC का मान पता किया, और द्विघाती सूत्र होता क्या है देखिए। द्विघाती सूत्र अच्छे से याद कर दें, अभी अभी हमने बात की थी कि जब हम अक्स का मान निकालेंगे तो सूत्र ये होगा माइनस b, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। अब a b c सब की वैल्यू रखनी है जिनके मान हमारे पास में यहाँ पर है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ये जैसे माइनस है तो माइनस तो लिखना है ही, b का मान कितना आ रहा है 2, तो 2 लिख दो। आगे चिन्ह प्लस माइनस है तो आप भी प्लस माइनस लगा दो, अंडर रूट है तो आप भी अंडर रूट लगा दो। b स्क्वायर आ रहा है यहाँ इसके अंदर, b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, ये लो 4 कर दो, माइनस 4 गुणा ac, a का मान 1 है, c का मान ये है, तो a और c का मान रख दो। a का मान तो 1 हो गया, c का मान है माइनस का 143, माइनस का होने के कारण मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, बटे 2a, 2 के साथ a गुणा है और a का मान कितना है 1, ये 1 हो गया, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4। देखो ये तीनों संख्याएं आपस में गुणा है, 4 1 143, यहाँ पर माइनस आ रहा है, 1 माइनस यहाँ आ गया, तो जब अपन इनको गुणा करेंगे तो पहले माइनस से माइनस गुणा होगा तो वो प्लस बनाएगा। 4 को 1 से गुणा कर दो 4, फिर 4 को यहाँ गुणा करेंगे, 4 3 12 और 14 4 56, 56 और 1 57, ये 572 हो गया। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2,
-2 प्लस माइनस 4 और 572 जुड़ेगा तो वो बनेगा 576 बटे 2 आ रहा है। इसके बाद देखिए इसको हम सरल करेंगे तो किस प्रकार से आपने उसको देखा कि बहुत ही आसान है द्विघाती सूत्र, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ABC का मान रखो, जोड़ बाकी है वो अच्छे से हल करते रहो। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं तो ये सब चीज़ें किसके बराबर लिखी जा रही थी? अक्ष के बराबर में, -2 प्लस माइनस, और आपको पता होगा कि 24 का वर्ग 576 होता है। किसका वर्ग होता है 576? 24 का। अब 24 का वर्ग 576 है तो 576 का वर्गमूल 24 होगा। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया होती है, तो ये 24 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल 24 ही होगा। यहाँ हमने लिखा 24 और बटे में 2 है। अब इससे आगे क्या करना पड़ेगा? जैसे अपन पूर्ण वर्ग विधि में प्लस और माइनस का चिन्ह दोनों आ रहे थे, तो हम एक बार प्लस का साइन काम में ले रहे थे, एक बार माइनस का साइन काम में ले रहे थे। तो यहाँ पर भी ठीक वैसा ही होगा कि धनात्मक जो चिन्ह है एक तो वो काम में लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। अब कैसे लेना है वो देखिए, अक्ष लिखेंगे। धनात्मक का मतलब क्या है कि जहाँ प्लस माइनस है वो प्लस लिखना है, बाकी जैसे हैं वैसे। इसको प्लस लिखना है और जो भी बचा है उनको तो वैसा ही लिखना जैसे थे। इसको हमें प्लस लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। 24 प्लस का है, ये माइनस का 24 में से 2 घटेगा तो ये बचेगा 22, 22 बटे 2 ये हो गए 11। अब अपन लेंगे ऋणात्मक चिन्ह। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ऐसा हम लिखेंगे तो अक्ष बराबर, यहाँ प्लस माइनस था तो इसको माइनस लिखना है और यहाँ तो जो है वो ऐसा ही लिखना है, तो -2 -24 बटे 2, तो ये हो गया माइनस का 26 बटे 2 और ये हो गया माइनस के 13। तो ये तो संभव नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चला संभव नहीं है? क्योंकि हमारे प्रश्न में बात हो रही थी धनात्मक पूर्णांक के बारे में और हमारा जो यहाँ पर उत्तर आ रहा है वो कैसा आ रहा है? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक तो उसने बोला ही नहीं है, इसलिए अपन इसको काम में नहीं लेंगे, ये अपने रिजल्ट बनाने में काम नहीं आएगा। -13, तो ये संभव नहीं है। अब हमारे पास में अक्ष की वैल्यू केवल कितनी बच गई? ए की वैल्यू बच गई, वो कितनी है? 11। तो ये अक्ष का मान है। अब हमने 2 पूर्णांक माने थे विषम पूर्णांक, एक तो अक्ष और एक अक्ष प्लस 2, क्योंकि बाद वाला विषम पूर्णांक आएगा वो पहले वाले से 2 ज़्यादा है, तो हमारे 2 कर्मागत विषम पूर्णांक क्या हो गए? अतः 2 कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक पहले वाला तो हो गया 11, इसके बाद में जो विषम आएगा वो इससे 2 ज़्यादा होगा, तो ये हो गया 11 व 13। इस प्रकार से द्विघाती सूत्र से हल किया जाता है। अब एक 12 का एग्जाम्पल है और 12 का एग्जाम्पल है वो बहुत ही शानदार आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए इसको हम आराम से समझेंगे। क्योंकि यदि आपने इसको अच्छे से नहीं समझा तो ना तो हम समीकरण बना पाएंगे और हल तो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि समीकरण ही सही नहीं बने तो हल तो गलत होगा। इसलिए 12 का जो एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छे से समझेंगे। एक बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा हो गया था कि आगे हम 17 के एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो वो एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में आ गया था एक बार और वो बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसको तैयार नहीं किया, तो बड़ी समस्या आई। क्योंकि बोर्ड का जो पैटर्न था उससे बोर्ड ने थोड़ा सा हट करके पेपर बना दिया और वहाँ ऐसा हो जाता है। तो इस पर्सन को आप अच्छे से समझें, हो सकता है कि पता नहीं कभी आ ही जाए ऐसा पर्सन। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, थोड़ा सा मैं एक बार एग्जाम्पल को लिख देता हूँ कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, जिसकी चौड़ाई इसकी
लंबाई से 3 मीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर, आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक है, से 4 वर्ग मीटर अधिक है। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को लिखने में काफ़ी समय लगा, ज़रूरी था। मैं तो इसको बिना लिखे भी हल कर देता, लेकिन सामने जो स्टूडेंट होंगे, जो वीडियो देखेंगे, समझना चाहेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है, जो पर्सन में बोली गई है, वो अपने को याद नहीं हो पाती है। तो इसको हम देख देख करके आसानी से पर्सन को बना पाएंगे, आसानी से समीकरण बना पाएंगे। तो देखिए, एक बार पर्सन को फटाफट पूरा पढ़ लीजिए। क्या बोला गया है? एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है कि आपको एक आयताकार पार्क बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। कह रहे हैं कि जो आयताकार पार्क आपको बनाना है उसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम होगी। चलिए ठीक है। इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब किसका? आयताकार पार्क, क्योंकि इससे पहले तो किसी की बात हुई नहीं, केवल आयत के अलावा, आयत के अलावा किसी की बात हुई नहीं है ना। तो ये तो आयत का क्षेत्रफल बता रहा है, आयताकार पार्क का। पहले से निर्मित, कह रहा है पहले से निर्मित एक समद्विबाहु त्रिभुज आकार पार्क है और जिसका आधार कितना होगा? आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर, ठीक है, तथा ऊंचाई 12 मीटर है, ये बात भी ठीक है, से 4 वर्ग मीटर अधिक है। ये दोनों के क्षेत्रफल में अंतर बता रहा है, ये बात भी हम कर लेंगे। इस आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल वे से इस प्रश्न को मैं बताने वाला हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना आयताकार जो पार्क है, आयताकार पार्क, उसकी एक तो लंबाई को मान लेते हैं और एक चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये बोला गया कि चौड़ाई है वो कितनी होगी? लंबाई से 3 मीटर कम। अब ये तो पता है कि चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम होगी, लेकिन ये नहीं पता ना लंबाई कितनी है। तो पहले लंबाई को मान लो, लंबाई को हमने अक्ष मान लिया। अब लंबाई को अक्ष मीटर मान लेंगे तो चौड़ाई के बारे में इसने ये कहा था कि वो लंबाई से 3 मीटर कम है। चौड़ाई कितनी है? लंबाई से 3 कम, इसलिए 3 घटा दिया, इतने मीटर हो गई। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई अपने को। अब इसके बाद में क्या कहा गया है? देखो, इसका क्षेत्रफल, चलो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। किसका? आयताकार पार्क का। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, और आयताकार कोई आकृति होता है तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई अक्ष है
चौड़ाई है अक्ष माइनस 3, दोनों को गुणा कर दो, ये हो गया अक्ष स्क्वायर माइनस 3 अक्ष। क्षेत्रफल जो आता है वो वर्ग इकाई में उसका उत्तर आता है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई मीटर में देने के कारण हमने इसको वर्ग मीटर लिख दिया। इतना क्षेत्रफल आएगा वो आयताकार पारक का। अब इसका क्षेत्रफल है, हो गया, चलो जितना भी हुआ, पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक जिसका आधार आयताकार पारक की चौड़ाई के बराबर। अब अपन एक अलग से लिख लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुजाकार जो पारक है, त्रिभुजाकार पारक, उसका आधार है वो कितना बताया गया है, कह रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक जिसका आधार है आयताकार पारक की चौड़ाई के बराबर है। तो आयताकार पारक की चौड़ाई को आपने कितना लिख रखा है, अक्ष माइनस 3, इसका मतलब इसका आधार तो अक्ष माइनस 3 हो गया। ये बात हमने कहाँ से लिखी है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक है ना, उसका आधार कितना है, आयताकार पारक जो है उसकी चौड़ाई के बराबर है। तो चौड़ाई को हमने अक्ष माइनस 3 लिख रखा था, अक्ष माइनस 3 हो गया। आगे देखिए, ऊंचाई 12 मीटर, ऊंचाई बता रखी है 12, ये लीजिए। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक का क्षेत्रफल। देखो एक फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला वैसे तो समकोण त्रिभुज के लिए होता है, लेकिन इस सूत्र की सहायता से बाकी त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि आपके पास में आधार या ऊंचाई है, चाहे भले ही वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु हो, चाहे विषमबाहु, कैसा भी त्रिभुज हो, यदि आपके पास में आधार और ऊंचाई है तो ये सूत्र है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कि 1/2 आधार जो है वो हमने लिख रखा है अक्ष माइनस 3 और ऊंचाई जो है वो है 12 मीटर। तो ये गुणा में 12 लिख दिया, 2 से ये 12 कट जाएगा 6। यहाँ ये जो 6 आ रहा है, इस 6 को अक्ष माइनस 3 से गुणा कर दो तो ये हो गया 6 अक्ष माइनस 18, ये हो गया वर्ग मीटर। इतना उत्तर आएगा। किसका उत्तर आ रहा है ये भाई, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक का। चलिए अब कह रहा है कि से 4 वर्ग मीटर अधिक है। पहले नाम किसका आया था, आयताकार पारक का, बाद में किसका नाम आया था, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक का। तो ये ऐसे कह रहा है कि आयताकार पारक का जो क्षेत्रफल है वो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। अब वो चाहे अधिक है चाहे कम है, अधिक हो चाहे कम, क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है ना। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो आगे तो रिजल्ट आना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फटाफट मैं फिर समझा देता हूँ। आयताकार पारक की लंबाई को हमने अक्ष मान लिया, चौड़ाई हमने मानी नहीं थी। चौड़ाई के बारे में इसने कहा था कि चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, यहाँ बोला गया है। तो जितनी लंबाई मानी उससे 3 मीटर कम कर दिया। इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब किसका क्षेत्रफल, आयताकार पारक का। आयताकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। आयताकार कोई आकृति होती है तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है उसका सूत्र। ठीक है, अब जितना भी उत्तर आया वो हमने लिख दिया। अब समद्विबाहु त्रिभुज जो है, त्रिभुजाकार पारक है, उसका आधार कितना है अपने को याद नहीं करना कितना है, इसमें बता रखा है आयताकार पारक की चौड़ाई के बराबर। तो समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक का आधार कितना हो गया, आयताकार पारक की चौड़ाई के बराबर। चौड़ाई को आपने कितना लिख रखा है, अक्ष माइनस 3, तो यहाँ लिख दो ना अक्ष माइनस 3। ऊंचाई बता रखी है 12 मीटर, तो क्षेत्रफल तो इसका भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वो सूत्र लगा सकते हैं। कई विद्यार्थियों को भ्रम हो रहा है कि ये तो सर समकोण का था, आपने यहाँ कैसे लगा दिया। भाई हम लगा सकते हैं यदि आपके पास में आधार और ऊंचाई है तो किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये सूत्र कामयाब है। अब यहाँ पर मान रख करके हमने हल कर दिया। अब देखो इसकी भाषाओं को समझना। इसका क्षेत्रफल दोबारा बता दूं, इसका मतलब आयताकार पारक। आयताकार पारक का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक जिसका आधार आयताकार पारक की चौड़ाई के बराबर था, ऊंचाई 12 मीटर है, से 4 मीटर अधिक है। कहने का मतलब दोनों के क्षेत्रफलों का जो अंतर है ना वो 4 वर्ग मीटर है। अधिक या कम का मतलब अंतर होता है। अधिक या कम का मतलब क्या होता है, अंतर। 4 वर्ग मीटर अधिक ये अंतर है। क्या चीज है भाई, अंतर। किसका अंतर, दोनों के क्षेत्रफल का। और अब इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो अब कोई समस्या नहीं आने वाली है। चलिए एक बार
किसका अंतर कितना क्या बताया? आयताकार पारक का क्षेत्रफल कितना लिखा हो भाई? यहां से देख करके बता दीजिएगा। अक्ष स्क्वायर माइनस 3 अक्ष, ये हमने लिख दिया। फिर इसका क्षेत्रफल लिख दिया 6 अक्ष माइनस 18। इन दोनों का जो अंतर है ना वो 4 है। यहाँ ये जो 4 वर्ग मीटर बताया ना अधिक, तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से 4 ज़्यादा हो गया ना, तभी तो 4 बचा। ये 4 इसका काम हो गया। अब देखो इस ब्रैकेट के पहले कोई संख्या तो है नहीं, ये ऐसा कैसा हो जाएगा। इस ब्रैकेट को जब आप हटाएंगे तो इस माइनस के कारण इनका चिन्ह बदलेगा, तो 6x हो जाएगा माइनस का और 18 किसका हो जाएगा? प्लस का। ये जो 4 है वो इधर आ जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा। अक्ष स्क्वायर का तो एक ही पद है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा माइनस का 9 अक्ष, ठीक है ना। और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14। इसको यदि गुणनखंड विधि से हल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं कहा जाएगा, इस टाइप के प्रश्नों में कभी भी विधि के बारे में नहीं बोला जाता है कि कौन सी विधि से करना है। विद्यार्थी की इच्छा होती है कि वो किस विधि से हल करेगा, उसको जो भी विधि ठीक लगे उस विधि से कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं द्विघाती सूत्र की, तो हम चाहते हैं कि हम आपको द्विघाती सूत्र से ही हल करके बताएं, ताकि द्विघाती सूत्र है उसकी सहायता से समीकरण आप हल करना अच्छे से सीख जाए। तो द्विघाती सूत्र से यदि करना चाहेंगे तो पहले हमें किस किस का मान चाहिए? ए, बी और सी का। ए का मान यहाँ पर 1 है, बी का मान माइनस का 9 है, सी का मान 14 है। अब अपन लिखेंगे द्विघाती सूत्र, ठीक है ना। ये आपका द्विघाती सूत्र। कोई विद्यार्थी इसको द्विघाती सूत्र नहीं लिखना चाहें तो श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, एक ही बात है। सूत्र अपना क्या था? अक्ष बराबर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2e। अपना सूत्र ये है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2e। ये सूत्र हम लिख चुके हैं, एक बार इसको अच्छे से याद कर लें। बार बार अपने को पीछे नकल करके नहीं देखना है। यदि अपन बार बार पीछे से टाइप कर रहे हैं देख देख करके, तो फिर उस पर्सन को हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अपने को याद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सूत्र मुझे याद है। चलिए पहले तो ये माइनस लिखो और अब बी का मान देखो यहाँ कितना आ रहा है। तो जब ये माइनस का 9 मैं यहाँ लिखूंगा तो वो माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस बना देगा। समझ में आ रही बात है? चलो वो तो चलो बाद ही बना देगा। माइनस तो ये है जो सूत्र में था, और बी का मान ये माइनस में होने के कारण कोष्टक में लिख दिया हमने, ब्रैकेट में लिख दिया। चलिए आगे, बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या होता है? माइनस तो हट जाता है, तो माइनस की तो कोई बात ही नहीं होगी। और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है? 1 है। और सी है, सी का मान कितना है? 14। लिख दो। हमने क्या किया? 4ac, 4 को ए और सी के मान से गुणा कर दिया, ए का और सी का मान रख दिया यहाँ, बटे 2a, ए का मान 1 आ रहा है। आगे देखिए अक्ष बराबर क्या होगा? ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये 9 प्लस का लिखा जाएगा। फिर प्लस माइनस 81 माइनस, इन सब को गुणा करेंगे। 4 को 1 से 4, 14 को 4 से 56, तो ये 56 हो गया। इसके बाद नीचे आ रहा है 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 का मतलब 2, 9 प्लस माइनस 81 में से यदि अपन 56 घटाएंगे तो आपको पता है 25 बचेगा। ये लो 25, और ये भी आपको पता है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये बटे में 2। अब क्या करना देखो, अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, एक बार ऋणात्मक। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर आप लिख देंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करो। x बराबर लिखा जा रहा था 9, जहाँ प्लस माइनस है उसको प्लस लिखना है। धनात्मक का मतलब ये हुआ, ये 14 बटे 2, ये 7 मीटर आ गया। इसी प्रकार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा देखिए, 9 और फिर माइनस 5 बटे 2, ये हो जाएगा। तो ये हो गया 4 बटे 2 और फिर 2 आ जाएगा, ये मीटर। ये संभव नहीं है,
ये संभव है नहीं है। कैसे बोला संभव नहीं है? क्योंकि अक्ष का मान जो 2 आ रहा है, आपने लंबाई को 2 माना था, लंबाई को क्या माना था? अक्ष माना था, सॉरी लंबाई को अपने अक्ष माना था, तो अक्ष का मान तो ये हो गया, तो ये तो आपकी लंबाई हो गई। और चौड़ाई हमने बताई थी कि लंबाई से 3 कम। अब यदि 2 में से 3 कम करेंगे तो -1 आ जाता है, और कभी लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अक्ष का मान जो 2 है उसके लिए जो चौड़ाई है वो ऋणात्मक आती है, इसलिए ये चीज़ तो संभव होगी नहीं। हम केवल अक्ष का मान 7 का में लेंगे। अब यदि अक्ष का मान 7 है तो आपने लंबाई को क्या माना था? अक्ष माना था, लंबाई को अक्ष माना था, अक्ष का मान 7 हो गया। चौड़ाई को आपने क्या माना था? अक्ष -3, तो 7 में से 3 घटा दो, ये हो गया आपका 4। तो लंबाई आपकी हो जाएगी 7 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 4 मीटर। इस प्रकार से हम इन जो आपका एग्जाम्पल था 12 का, ये हमने हल किया। इसके बाद है आगे जो 13 का एग्जाम्पल आ रहा है, उसमें केवल ये कहा गया है कि निम्न समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। लगभग काम सेम ही है। एग्जाम्पल नंबर जो 13 है उसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और उनकी हम बात कर लेते हैं। 2 काम करने होंगे। पहले तो ये जांच करनी है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। मूल का मतलब क्या होता है? अभी बार बार एक वर्ड आ रहा है मूल। मूल का मतलब हल ही है। मूल क्या होता है? हल, उत्तर, रिजल्ट, परिणाम। इसमें कोई नई बात नहीं है। जो अपन समीकरणों को सरल करके लास्ट में जो चर की वैल्यू प्राप्त करते हैं ना, चाहे वो अक्ष का मान निकाला हो चाहे वाई का जो भी है, वही आपका क्या होता है? मूल। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है? देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 है। इसमें एक तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व कब होगा। अब मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं? हिंदी में विवेचक, या उसका एक नाम और भी है विविक्त कर, और इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं डी, क्योंकि इंग्लिश में विवेचक या विविक्त कर को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो विवेचक बोल दीजिए चाहे विविक्त कर बोल दीजिए चाहे डी बोल दीजिए, एक ही बात है। और इसका सूत्र होता है b² - 4ac। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और उसको हल करेंगे। यदि आपका रिजल्ट आ जाता है पॉजिटिव, क्या आ जाता है? पॉजिटिव, या आपका उत्तर आ जाता है 0, तो मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है। और यदि आपका उत्तर नेगेटिव आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। सिंपल बात है। यदि प्रश्न में यह कहा जाए कि मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए, कैसा होगा? तो मूलों का अस्तित्व जांच करने के लिए आपको विवेचक या विविक्त कर या डी, एक ही बात है, जिसका सूत्र है b² - 4ac। ये सूत्र हम लिखेंगे, इसके अनुसार उसको हल करेंगे। और यदि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब आप समझते हैं प्लस का उत्तर, भले से कुछ भी आ रहा है लेकिन उत्तर आपका प्लस का आ गया हो या 0 आ गया हो। 0 आ जाए तो भी ठीक है, प्लस का आ जाए तो भी ठीक है, तब तो मूलों का अस्तित्व होगा। हाँ मैंने लिखा है, इसका मतलब होगा। और यदि नेगेटिव आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये बात आपको समझनी है। अब देखिए, अब हम पहला जो आपका पॉइंट है उसकी बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है कि 3 अक्ष स्क्वायर माइनस 5 अक्ष प्लस 2 = 0। प्रश्न में यह कहा गया था कि समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। अस्तित्व होगा तो हल करेंगे, अस्तित्व है ही नहीं तो हल नहीं होगा, तो अस्तित्व जांच कीजिए। अब अस्तित्व की जांच करने के लिए भी पहले आपको ABC का मान बताना पड़ेगा कि ABC का मान कितना है। A का मान 3 होगा, B का मान यहाँ -5, C का मान ये होगा 2। और सीधा मैं D बराबर लिख देता हूँ, एक सूत्र होता है b² - 4ac।
b का मान ये रहा, इसका वर्ग कर दो सीधा सीधा, तो -5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। 4 गुणा a का मान 3 है ही, c का मान 2 है, तो 25 माइनस 4 के 12, 12 दूनी 24, अपना उत्तर 1 आ रहा है। जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यदि ऐसा उत्तर आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। मैंने अभी बताया था पॉजिटिव आएगा, प्लस का आएगा तो अस्तित्व होगा, 0 आएगा तो भी अस्तित्व होगा, माइनस आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है ना, साथ साथ में अब मूलों का अस्तित्व है तो कह रहा है धराचार्य सूत्र से हल करो। श्री धराचार्य या द्विघातीय की बात है भाई, श्री धराचार्य सूत्र कह दीजिए चाहे द्विघाती सूत्र बोल दीजिए। और सूत्र क्या है, बार बार आप इस वीडियो में हम कम से कम 2-4 बार इसको लिखेंगे तो यही याद हो जाना चाहिए। आप कंप्लीटली वीडियो देखेंगे तो वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। प्रश्नों का हल करना तो हम सिखा ही रहे हैं आपको, वो तो आना ही है। चलिए, ये आपका सूत्र है और इसमें हम मान रखते हैं x बराबर माइनस, पहले मैंने ये माइनस लिखा, b का मान माइनस में 5 आ रहा है तो यहाँ लिख दो -5 प्लस माइनस अंडर रूट। एक बात बता दूँ, थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा अपने को कि b² - 4ac जो है, तो यहाँ सब का मान लिख करके उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्योंकि b² - 4ac कहीं ना कहीं हमने ऊपर लिखा था, ये रहा देखो b² - 4ac, इसको सरल कर लिया था हमने, abc का मान यहाँ रख दिया था, तो इसको सरल करने पर ये जो उत्तर आ रहा है b² - 4ac जो है उसका उत्तर कितना आ गया था? 1 आ गया था। यहाँ क्या लिखा हुआ है? b² - 4ac लिखा हुआ है, तो b² - 4ac का मान 1 आ गया तो इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख दो। ठीक है ना, ये लो 1 बटे में 2 गुणा a का मान तो 1 ही है यहाँ, सॉरी a का मान 3 है, तो ये लीजिए a का मान 3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 5, और a का वर्गमूल तो 1 होता ही है बटे 3। अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर लिखोगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर यहाँ से शुरू करो भाई, x बराबर 5 तो लिखना है ही, जहाँ प्लस माइनस है उसको प्लस लिखना है। क्यों? क्योंकि हमने धनात्मक बोला है, धनात्मक बोला है तो इसको प्लस का ही लिखेंगे। ये 6/3 कितना हो गया? सॉरी, 2 को 3 से गुणा करना था हमें, यहाँ पर 6 लिखना था तो ये 6 आ रहा है, ये अपने को थोड़ी भूल हो गई थी। तो ये 6/6 कितना हो गया? 1 हो गया। इसके बाद में जैसे ही अपन ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे? ऋणात्मक, तो देखो ये भी x बराबर लिखा जाएगा, 5 तो लिखना था लेकिन जहाँ प्लस माइनस था उसको माइनस का लिख दिया, ये हो गया 4/6, 4/6 को सरल करेंगे तो 2/3। तो ये आपके पास में x की 2 वैल्यू आ गई कि x बराबर 1 और x का मान 2/3, ये आपका हल है। यही इनको ही बोलते हैं मूल। मूल यदि पूछे गए तो ये इनके मूल ही है, यही हल है, यही शून्यक है, यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका रिजल्ट है, यही इसका परिणाम है, सब कुछ यही है। आप तो यहाँ तक पहुँच जाइए, आपका काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसे अपन सेकंड पॉइंट की यदि बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए सेकंड पॉइंट को हल कर लेते हैं थोड़ा। पॉइंट नंबर जो 2 है, थोड़ा यहीं बता देता हूँ, ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। सेकंड जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। ये आपका दूसरा जो पॉइंट है। तो सबसे पहले तो हम ABC का मान लिखेंगे, तो यहाँ A का मान कितना है? 1 है, B का मान 4 है, C का मान 5 है। अब जांच करना चाहते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या विविक्त कर, एक ही बात है, और उसका सूत्र लिखेंगे b² - 4ac। चलिए, b का मान 4, 4 का स्क्वायर, 4 गुणा a का मान 1, c का मान 5, a की जगह 1 लिख दिया, c का मान 5 लिख दिया, गुणा कर दिया, ये हो गया 16। इनको सरल करेंगे तो ये हो गया 20, माइनस आ गया। मैंने ये कहा था कि जैसे ही नेगेटिव आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। आपको
ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी, एक ही बात याद रखनी, केवल एक बात, नेगेटिव आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा और अन्यथा तो होगा। बाकी कोई भी कंडीशन है अस्तित्व होगा, नेगेटिव आ गया तो अस्तित्व नहीं होगा। तो देखिए अब अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो उसको आगे हल भी नहीं करना होगा, हल भी नहीं करना है। तो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि यार ऐसा प्रश्न आ जाए, मज़ा आ जाए कि अस्तित्व हो ही नहीं ताकि हमें हल करना ही नहीं हो, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। चलिए पॉइंट नंबर 2 में अस्तित्व नहीं था, अस्तित्व नहीं जो होता है तो उसको आगे हल नहीं किया जाता है। ये आपके पॉइंट नंबर 2 की बात भी कंप्लीट हो गई। अब हम पॉइंट नंबर जो 3 है उसकी बात भी यही कर लेते हैं कि ज़्यादा अपने को काम नहीं करना पड़े, बार बार नहीं लिखना पड़े। तो पॉइंट नंबर जो 3 है उसमें समीकरण जो दिया गया है वो क्या है, देखिए 2x² माइनस 2√2 अक्ष प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले तो a का मान लिखो 2, और अक्ष के आगे यहाँ पर जो भी है वो पूरा का पूरा b है, तो b का मान होगा माइनस का 2√2। भाई अक्ष के आगे यहाँ तक आ रहा है, ये आपका b हो गया। c का मान कितना 1 है, चलो जांच करते हैं। b ये है तो पहले लिख दो b की जगह, वर्ग बाद में कर देंगे। हमने b का मान रख दिया, यहाँ स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, 4 गुणा a का मान 2 गुणा ये c से गुणा है, c का मान 1 है। वर्ग करते टाइम जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ माइनस है लेकिन याद कर लो जब किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो माइनस है वो प्लस में बदल जाता है, तो माइनस का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्ग करने के बाद जो उत्तर आता है वो प्लस ही आता है, तो जब हम वर्ग करेंगे तो माइनस तो प्लस में बदल जाएगा। चलो 2 का वर्ग करो 4। इसका जब हम वर्ग कर रहे हैं तो इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ रूट आ रहा है, तो रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं, तो इसका 2 आएगा। दोबारा सुन लो, माइनस तो वर्ग करने के कारण प्लस हो गया, 2 का वर्ग हो गया 4, इसका वर्ग करेंगे तो इसके ऊपर रूट आ रहा है, इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को हटा देते हैं, तो रूट 2 का स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा 2 आएगा। चलो इसको सरल करेंगे, कितना हो गया 8, और 4 को 2 से गुणा किया, ये भी 8 है, 8 में से 8 घटेगा तो 0। मैंने तो ये कहा था कि नेगेटिव आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा, क्या नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कुछ भी आ रहा है अस्तित्व होगा। और यदि अस्तित्व है तो द्विघातीय सूत्र बोल दीजिए, चाहे द्विघाती सूत्र है, इस सूत्र से इसको अपन हल करेंगे। सूत्र याद कर लें, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है, ये आप याद कीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर जो 3 है, आपने देखा पहले रूट का जैसे चिन्ह देखा तो कुछ विद्यार्थी घबरा गए कि पता नहीं क्या होगा, होना कुछ नहीं है, प्रश्न हल होगा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो इस सूत्र में अपन मान रखते हैं, x बराबर माइनस बी का मान यहाँ से देख करके लिख दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ थोड़ा समझना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, यहाँ पर b का a का c का मान नहीं रखना है, कारण क्योंकि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का पहले सरल कर चुके हैं, समीकरण तो वही है ना, ABC वही है। तो यदि तुम फिर से यदि ABC का मान रखोगे तो इतना काम बढ़ जाएगा, अपन नहीं करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके अंदर लिखा हुआ है, वो यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमने सरल किया, इसका उत्तर 0 आ गया। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डायरेक्ट 0 लिख दो। कितना लिखना है 0 बटे 2 गुणा a का मान कितना है 2 है। फिर देखो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, तो यहाँ 2√2 बचेगा, प्लस माइनस और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, बटे में 4, वही बात आती है। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर ऐसा लिखेंगे 2√2 प्लस, धनात्मक का मतलब जहाँ प्लस माइनस है उसको प्लस लिखना है, और ये 0 है ही, बटे में 4। अब 0 जब इसमें जुड़ेगा तो यही आएगा, ठीक है ना। अब भाई 0 इसमें जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, 2 से इसको काटेंगे, कट गया, तो इसका उत्तर हो गया √2 बटे 2। अब आप चाहते हैं कि अपना उत्तर तो √2 बटे 2 आ रहा है, बिल्कुल राइट भी है, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई अंश में मेरे पास में रूट नहीं आए,
तो आप एक काम कर सकते हो कि √2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो। और ऐसा जब करेंगे तो क्या होगा, देखो ये √2 इस √2 से गुणा होगा 2 बनेगा, ठीक है, तो ये 2 बन गया। बटे में देखो ये 2 और ये √2 ऐसा कैसा। अब यहाँ जो 2 आ रहा है वो इस 2 से कट जाएगा। अपना उत्तर यहाँ कितना आ रहा था, √2/2। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई चाहता है कि अंश में मेरे पास रूट नहीं है तो उसको ऐसे सरल कर सकता है, इसका उत्तर 1/√2 आ गया। अब यदि आप ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह में क्या होगा, देखो अक्ष बराबर 2√2, यहाँ माइनस लिखना है 4। अब आपको पता ही है कि भाई जब जोड़ने पर फर्क नहीं पड़ रहा तो घटाने पर क्या फर्क पड़ेगा, 0 घटाएंगे तो ये आएगा 2√2/4। तो 2√2/4 अभी तो सरल किया है, ये ऐसा कैसा आ जाएगा। तो दोनों ही उत्तर आपके कितने आएंगे, 1/√2। और अंत में हम लिख देंगे ना कि अतः अक्ष बराबर 1/√2 और 1/√2, और ये आपका अक्ष का मान आ गया। यही आपके कौन है, रिश्तेदार नहीं है, ये आपके मूल है। क्या है, समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के ये मूल है। तो अब 13 का जो एग्जाम्पल था वो भी हमने कंप्लीट किया। इसके बाद में एक 2 एग्जाम्पल हमारे पास में और बच गए हैं, 14 और 15। इन एग्जाम्पल्स की जो बात है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जहाँ तक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट है वही हम लोगों की कामयाबी होगी, और जब हम कामयाब होंगे तभी हम आप लोगों को कामयाब कर पाएंगे। चलिए, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।